हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनसरकारी। लास्ट लेसन में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हुआ और ईसाई धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने खड़ी बोली का या फिर जो भाषा आम जनता में प्रचलित थी उसका प्रारंभ किया। उन्होंने सोसाइटियों का निर्माण किया जिसमें उन्होंने अपने ग्रंथ को खड़ी भाषा या खड़ी बोली में बनाना आरंभ किया और सामान्य लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। इसी के साथ साथ हमें देखने के लिए मिलता है कि वो सिर्फ धार्मिक ग्रंथों तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने अलग अलग प्रकार की पुस्तकों का निर्माण किया और सिर्फ अनाथालयों के अलावा स्त्री शिक्षा के लिए भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान निभाया, जो हमें देखने के लिए मिलता है। पर ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार की भाषा नीति हिंदी के अनुकूल नहीं थी। जब हम फोर्ट विलियम कॉलेज के निर्माण की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसका निर्माण ब्रिटिश से आए अफसरों या फिर अन्य कर्मचारियों को भाषा सिखाने के लिए किया जाता था, ताकि वो भारत में अपने कार्य को पूर्ण रूप से कर सके। उसी समय देखने के लिए मिलता है जो गिल क्राइस्ट थे, उन्होंने किस प्रकार हिंदी से ज्यादा हिंदुस्तानी उर्दू मिश्रित भाषा या उर्दू को अधिक महत्व दिया था। पर हिंदी अधिसंख्या जनसामान्य की भाषा थी, जबकि उर्दू सामंत वर्ग की, अभिजात्य वर्ग की, नौकरी पेशा वर्ग की, जो लोग कंपनी को दूसरे वर्ग की भाषा नीति के अनुकूल बनाए रखता था। इसीलिए अपने शासन काल के आरंभ में ही कंपनी सरकार ने फारसी को सरकारी भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया और 1803 में प्रत्येक जिले में कलेक्टर तथा न्यायाधीश को आदेश दिया कि वे नए कानून को फारसी और नागरी दोनों लिपियों में विज्ञापित करें। पर 1830 तक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने यह आदेश दिया कि न्यायालय की समस्त कार्रवाई उस स्थान की भाषा के रूप में होनी चाहिए, पर इस आज्ञा का पालन हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। सात स्थान की भाषा में होना चाहिए, पर उस स्थान की भाषा में उस आज्ञा का पालन नहीं होता है। इसी के अनुसार हिंदी हिंदी क्षेत्र की अदालती भाषा स्वीकार की गई थी, पर मुस्लिम उच्च वर्ग और हिंदू वकीलों और मुंशियों के षड्यंत्र के कारण सरकार की उदासीनता, क्योंकि सरकार को इसमें तनिक भी रुचि ना होने के कारण अदालतों में भी उर्दू का प्रवेश हो गया था। धीरे धीरे अदालतों में उर्दू के हिंदी के स्थान पर अरबी फारसी के शब्दों का, वाक्यों का, मुहावरों का, यहाँ तक कि दलीलें भी उर्दू और फारसी लिपि में प्रचारित होने लगी थी। फारसी शब्दावली और मुहावरों की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने एक और आदेश निकाला, जिसमें कर्मचारियों और अन्य कार्यालयों में हिंदी भाषा का प्रयोग होना चाहिए। यही कारण था कि 1837 के बाद हिंदुस्तानी का जो रूप विकसित हुआ वह हिंदी से काफी दूर है, जिसमें फारसी के रंग बिल्कुल रंगे हुए हैं। फारसी और अरबी की निकटता के कारण हिंदुस्तानी भाषा हिंदी से बिल्कुल अलग होती चली गई और 1837 के पूर्व हिंदुस्तानी के लिए नागरी लिपि का प्रयोग भी होता था, पर उसके बाद भी फारसी लिपि में ही हिंदुस्तानी का प्रचार अधिक होने लगा और 1850 तक लगभग हिंदुस्तानी केवल फारसी लिपि में लिखी जाने लगी। इसी प्रकार खड़ी बोली को अरबी फारसी प्रधान रूप अदालती भाषा बन के सबके सामने आ गया और जीविका तथा सामान्य के लिए उर्दू भाषा और फारसी लिपि का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी हो गया। 19वीं शताब्दी के दूसरे दशक में ही कंपनी शासक की ओर से कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इस विभाग में काफी बुकें प्रकाशित की गई थी, पर 1832 तक सोसाइटी ने 60 पुस्तकें प्रकाशित कर ली थी। यद्यपि 1836 में जब मैकाले अंग्रेजी माध्यम के शिक्षा देने की नीति का समर्थन कर रहे थे, साथ साथ उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि सरकार को प्रचलित देशी भाषाओं में साहित्य के निर्माण की ओर पूर्ण सुचेत रहना चाहिए। 1843 में संयुक्त प्रांत के गवर्नर थॉमस ने अपने प्रांत की शिक्षा के लिए योजना प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने देसी स्कूल के विकास पर बल दिया। इस योजना के तहत खोले गए स्कूलों में पाठ्यक्रम में हिंदी और उर्दू दोनों को स्थान मिला। इससे हमें पता चलता है कि हिंदी के साथ साथ उर्दू को भी सामान्य रूप से सभी के लिए सीखना और समझना या बोलना जरूरी कर दिया गया था। 1850 तक या बाद तक भी यह नीति लागू रही। पाठ्य पुस्तकों के अभाव को दूर करने के लिए रामशरण दास ने एक सीरीज निकाली, जिसके अंदर उन्होंने अक्षर ज्ञान की पुस्तकों में गणित, जीवन चरित्र, नीति शास्त्र, नीति कथा, पत्र लेख आदि जैसी अनेक
पुस्तकों का निर्माण किया। हिंदी क्षेत्र में उसकी प्रतिक्रिया है। जब हम देखते हैं कि किस प्रकार ईसाई मिशनरियों ने धर्म प्रचार के लिए खड़ी बोली का प्रयोग किया, तथा साथ साथ देखने के लिए मिलता है कि उर्दू भाषा के प्रचार के कारण या अधिकता के कारण हिंदी भाषा का इतना विकास नहीं हो रहा था। इसी के ऊपर अलग अलग व्यक्तियों की राय है, जिसमें बिहारी बाबू, पंजाब के नवीन चंद्र राय विशेष थे, जिन्होंने हिंदी भाषा की रक्षा के लिए काफी प्रयत्न किए। जब हम उत्तर प्रदेश में भी हिंदी के लिए नागरिक आंदोलन जारी रहा। शिव प्रसाद सितारे हिंद की बात करते थे, उन्होंने नागरिक की रक्षा के लिए आवश्यक प्रयत्न किए। 1868 तक उन्होंने क्रम कचहरी में नागरिक अक्षरों के प्रयोग के लिए एक सरकार को के पास पत्र भेजा, पर सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को देखने के बाद हमें पता चलता है कि किस प्रकार उन्होंने अपनी कविताएं, जिसमें राजा भोज का सपना की भाषा भी ऐसी ही थी जैसी ईसाई मिशनरियों की पुस्तकों में दिखाई जाती थी। उन्होंने अपनी पुस्तक गुटका और मानव धर्मसार में भी राजा शिव प्रसाद ने भाषा का वही आदर्श रूप सबके सामने रखा है, जो कि आम बोलचाली की भाषा के लिए प्रकाशित था, या जो आम लोग आसानी से समझ सके। प्रारंभ से ही चली आ रही ठेठ हिंदी के समर्थक थे, जिसके सर्वसाधारण में प्रचलित अरबी फारसी शब्दों को स्वच्छंद प्रयोग होता रहा है। क्योंकि आरंभ से ही हमें देखने के लिए मिलता है कि किस प्रकार ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली में कुछ ना कुछ मिश्रण अरबी फारसी का उपयोग, अरबी फारसी शब्दों का रहा है, जो कि सामान्य रूप से उसी भाषा के मिलजुल गए थे। 1860 के बाद शिव प्रसाद सितारे हिंद का झुकाव उर्दू की ओर होने लगा, और इसका कारण शिक्षा विभाग पर सैयद अहमद आदि का मुसलमान पदाधिकारियों का प्रभाव बढ़ता चला गया, और स्वयं राजा साहब ने भी काव्य दृष्टिकोण बदलता गया। राजा साहब ने अपनी भाषा का आदर्श लल्लू जी लाल और कामा काजिम अली जावा कृत बैताली पच्चीसा की भाषा को माना। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भूगोल, हस्तमाल की भाषा या बोलचाल की भाषा का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग इनकी भाषा के लिए किया है। आगे चलकर शिव प्रसाद ने भाषा संबंधित दृष्टिकोण में इतना परिवर्तन हो गया कि वह विद्यांकुर नामक पुस्तक में अंग्रेजी में लिखित भूमिका में उन्होंने लिखा है कि राज्य की भाषा ऐसी राजभाषा होनी चाहिए जिसे ज्यादा से ज्यादा लोग समझते हो, पर वह ऐसी ना हो जिसे सिर्फ शरीफ आदमी उसे सुनकर हंसे, या बहुत ललित ना हो तो ग्राम्य जीव का खुरदरापन भी ना आए। शरीफ लोगों का यह दृष्टिकोण राजा शिव प्रसाद को आम बोलचाल की भाषा से निरंतर अलग करता गया, और अपनी जुबान आदि की भाषा पढ़ने लिखने आलिम फाजी लोगों की भाषा बन गई, और पुस्तकों में भी आम फहम भाषा के नाम पर अरबी फारसी शब्दों से भरी उर्दू का प्रयोग होने लगा। इस समय पता चलता है कि किस प्रकार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जो कि ठेठ हिंदी के समर्थक थे, उनके विचारों में परिवर्तन आया, और वह इतना परिवर्तन हुआ कि उन्होंने हिंदी में कब इतने ज्यादा उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग करना आरंभ कर दिया कि उनकी भाषा पूर्ण रूप से अरबी फारसी या फिर उच्च वर्ग की भाषा जो कि हिंदुस्तानी थी, जिसका प्रचार गिलक्राइस्ट करते थे, उनकी भाषा बनकर रह गई। उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हम देखते हैं कि हिंदी गद्य शैली को दिशा निर्धारण करने में राजा लक्ष्मण सिंह जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो कि शिव प्रसाद के ही समकालीन थे। इन्होंने महाकवि कालिदास जी की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का शकुंतला नाटक में अनुवाद किया है, और 1877 में उन्होंने रघुवंशम का गद्य अनुवाद किया है, और प्रकथन में उन्होंने अपनी भाषा संबंधित दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए कहा है कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो न्यारी न्यारी भाषाएं हैं। हिंदी इस देश की हिंदू बोलते हैं, और उर्दू यहाँ के मुसलमान और फारसी पढ़े हुए हिंदू की बोलचाल है। हिंदी में संस्कृत के पद बहुत आते हैं और उर्दू में अरबी फारसी के, परंतु कुछ जरूरी नहीं है कि अरबी फारसी के शब्दों के बिना हिंदी ना बोली जाए, और ना हम उस भाषा को हिंदी कहते हैं जिसमें अरबी फारसी के शब्द भरे पड़े हो। लक्ष्मण सिंह जी के अनुसार कुछ अरबी फारसी के शब्द जो कि हिंदी भाषी क्षेत्र में इतने मिलजुल गए हैं, जिनके अलग होने के
विचार या ये नहीं पता चल पाता कि ये अरबी फारसी के शब्द है, उनका प्रयोग उनके हिसाब से हिंदी भाषा में करना कुछ अनुचित नहीं है, पर उनके हिसाब से अरबी फारसी के शब्दों से भरी हुई भाषा हिंदी नहीं कही जा सकती। राजा लक्ष्मण सिंह जी की भाषा का एक उल्लेखनीय विशेषता यह भी है कि यह भाषा लोक भाषा के निकट होती है। वो आगरा क्षेत्र के निवासी थे, अतः खड़ी बोली पर वहां के लोक भाषा का पर्याप्त प्रभाव देखने के लिए मिलता है। लोक भाषा हमें देखना था कि किस प्रकार खड़ी बोली का प्रयोग लोक भाषा या लोक प्रचलित किया गया था, कि वहां अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के कुछ परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कवन के स्थान पर कनव, नए के स्थान पर नए का प्रयोग किया गया है, आश्चर्य के स्थान पर आश्चर्य, अचरज, शय के स्थान पर चय, रे, और यह के स्थान पर ज का प्रयोग किया गया है। गुण के स्थान पर गुण, नए के स्थान पर नए, पश्चाताप के स्थान पर पश्चाताप का प्रयोग किया गया है, जहाँ शय छय में और पै वह में परिवर्तित होता हुआ दिखाई देता है। पर के स्थान पर पो का पे का प्रयोग देखने के लिए मिलता है। इनसे हम कह सकते हैं कि जैसे ठेठ बोलचाल के शब्दों का प्रयोग का प्रमाण है। पूछा चाहती हूँ, जाने को कहा है, जैसे क्रियापदों पर भी स्थानीय प्रभाव स्पष्ट है। यह बात राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के गद्य में देखने के लिए नहीं मिलती। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली का साहित्यिक स्वरूप या भारतेंदु पूर्व युग प्रेस की स्थापना 19वीं शताब्दी की एक बड़ी घटना है, जिसने भारतीय समाज को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन से संप्रेषण की संभावना कई गुना बढ़ गई। इस प्रकार प्रेस के आगमन से खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। जब हम पहले गिलक्राइस्ट स्वयं हिंदी के व्याकरण पर पुस्तक लिख चुके थे, सन 1796 में प्रकाशित पुस्तक ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज में पहले पहल भारत में देवनागरी लिपि की छपाई के लिए टाइप का इस्तेमाल हुआ था। हालांकि इससे पहले हॉलैंड के निवासी जोशु कैटल हिंदुस्तानी शीर्षक ने से हिंदी का प्रथम व्याकरण डच भाषा में लिख चुके थे, जो 1716 में एमस्टन में प्रकाशित पुस्तक चाइना इलस्ट्रेट में पहली बार देवनागरी के अक्षर छापे जा चुके थे। इस समय पता चलता है कि किस प्रकार अलग अलग व्यक्तियों ने देवनागरी लिपि के लिए 18वीं शताब्दी के अंत में पुस्तकें लिखना आरंभ कर दिया था। 11 दिसंबर 1827 के बाद हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड कलकत्ता से निकला। हालांकि यह साप्ताहिक समाचार पत्र 1 साल 6 महीने ही निकला और 11 दिसंबर 1827 को बंद हो गया। यह एक संयोग है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र अहिंदी भाषी क्षेत्र से निकला। हिंदी प्रदेश में छपने वाला हिंदी का पहला समाचार पत्र बनारस अखबार था। सन 1885 में यह काशी से निकला। इसका प्रकाशन राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने शुरू किया और पंडित गोविंद रघुपति दंते इसके संपादक बन गए थे। इनकी भाषा उर्दू मिश्रित हिंदी थी और देवनागरी लिपि थी। हिंदी भाषा से निकलने वाला पहला दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान है, जिसे प्रतापगढ़ के राजा रामपाल सिंह ने निकाला था और पंडित मदन मोहन मालवीय उसके संपादक थे। उस दौरान सन 1870 में सरदाराम फुलेरी का उपन्यास भगवती भी छपा। अनेक विद्वानों ने उसे हिंदी का पहला उपन्यास माना। हालांकि हिंदी उपन्यास को लेकर जो लोकप्रियता बाबू देवकीनंदन खत्री को ने दिखाई, वह उनकी तुलना हाल ही के में लोकप्रिय हुए उपन्यास हैरी पॉटर से की जाती है। वैसी तो उन्होंने कुल 10 उपन्यास लिखे, लेकिन चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति को जो लोकप्रियता मिली वह उसका कोई जवाब नहीं था। दिसंबर पर विचार करने वाली बात यह है कि उद्दंत मार्तंड से पहले भी 1819 में बंगाल और अंग्रेजी में प्रकाशित द्विभाषी पत्र था
गैस्पल मैगजीन में कभी कभी कुछ अंश हिंदुई में प्रकाशित किए जाते थे। इसके कुछ उदाहरण उपलब्ध है, जिसका जिनकी भाषा लल्लू जी लाल और सदन मिश्र की भाषा से मिलती जुलती है। उद्यंत मार्तंड 30 मई 1826 को कानपुर के निवासी पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन काल में कलकत्ता से निकला आरंभ हुआ, जो लगभग 1.5 साल चलकर बंद हो गया। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। इस समय पता चलता है कि हिंदी में या फिर उर्दू मिश्रित हिंदी में निकले पत्रिका से पूर्व भी द्विभाषी मैगजीन में कुछ अंश हिंदी जैसे शब्दों का देखने के लिए मिलता है। 10 मई 1829 को कलकत्ता में ही एक बंगदूत नामक त्रिभाषी साप्ताहिक पत्र प्रकाशित होना शुरू हुआ। इस पत्र के द्वारा राजा राममोहन राय ने अपने दार्शनिक विचारों का प्रचार किया। उनकी भाषा लल्लू जी लाल का ही अनुसरण करती थी, जिसमें हमें देखने के लिए मिलता है। उन्होंने कहा है उसमें बंगालपन जैसे वेदाध्ययनहीन मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष होने वाला नहीं है जैसे प्रयोग देखने के लिए मिलते हैं। यह पत्र लगभग 1 वर्ष चलकर बंद हो गया। 11 जून 1846 बंगदूत के लगभग 16 या 17 सालों तक कोई पत्र या पत्रिका नहीं निकला। कलकत्ता के इंडियन सन ऑफ प्रेस में मार्तंड या इंडियन सन्स नाम से साप्ताहिक पत्रिका 5 भाषाओं में निकली, जिसमें हिंदी भी थी, प्रकाशित हुई। इसमें इसी वर्ष ज्ञानदीप नामक एक पत्र भी हिंदी में निकाला। 1848 में इंदौर से पंडित प्रेम नारायण ने मालवा अखबार नामक पत्र निकाला, जो हिंदी और उर्दू 2 भाषाओं में प्रकाशित होता था। 1849 में कलकत्ता से बंगाल और हिंदी में जगदीप भास्कर नामक पत्र प्रकाशित हुआ। सन बांग्ला और बंगाल और अंग्रेजी पत्रों के साथ साथ पश्चिमोत्तर प्रांत में भी उर्दू पत्रों का बोलचाल था। इसके कई कारण थे। इस समय सरकारी स्कूल और अदालतों में फारसी और उर्दू के बोल बोलबाला था। स्कूलों में ही हिंदी की अपेक्षा उर्दू को अधिक महत्व स्थान दिया जा रहा था। अधिकतर पढ़े लिखे लोग जो सरकारी पदों पर आसीन थे उर्दू और फारसी के जानकार थे, और आम जनमानस से भी यह हिदायत करते थे कि वह उर्दू और फारसी के जानकारी रखे, जो जनसाधारण की भाषा थी, जो समाचार पढ़ने में वे असमर्थ थे। यही कारण था केवल हिंदी में पत्र निकालने के लिए संपादक हिचकते थे। हिंदी में उर्दू पढ़ने वाले अधिक थे, अतः कुछ पत्र नागरी अक्षरों में निकालने पर उनकी भाषा उर्दू ही रहती थी। यही कारण था कि 1850 तक हमें जितने भी पत्र देखने के लिए मिलते हैं सब द्विभाषी त्रिभाषी होते हैं, जो पूर्ण रूप से हिंदी में निर्मित नहीं थे, जिसके कारण वह आम जनमानस तक पहुंच नहीं पाते, और क्योंकि आम जनमानस उन्हें पढ़ने में असमर्थ था। अत्यधिक उर्दू, फारसी या अन्य भाषा का मिश्रण होने के कारण 1850 तक हिंदी भाषा का इतना अधिक गद्य शैली का विकास नहीं हो पाया जितनी अन्य भाषाओं का हुआ। हमें यह भी देखने के लिए मिलता है कि उस समय में जो हिंदी भाषी क्षेत्र थे उसके साथ साथ जो हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं थे, जैसे बंगाल, महाराष्ट्र जैसे अन्य क्षेत्रों से भी हमें हिंदी मिश्रित पत्रों का संपादन निरंतर होते हुए देखने के लिए मिलता है। इसी बीच 1850 से लेकर 1867 तक की अवधि में भी लगभग यह स्थिति बनी रही। इसमें अवधि में हिंदी के 3 प्रकार के पत्र दिखाई पड़ते हैं। कुछ थोड़े से पत्र जिनमें समदंड मार्तंड थे, प्रजा हितैषी, धर्म प्रकाश, तत्वबोधिनी पत्रिका, सत्यदीप आदि केवल हिंदी में प्रकाशित होते थे। इन पत्रों में से अधिकांश के संबंध में बहुत कम सूचनाएं प्राप्त होती हैं, क्योंकि इनकी भाषा के उदाहरण हमें देखने के लिए नहीं मिलते। दूसरे प्रकार के पत्र वो थे जो छपते तो नागरी अक्षरों में ही थे, पर उनकी भाषा उर्दू होती थी। कुछ हिंदी के पत्र उर्दू पत्रों के अनुवाद मात्र होते थे। ऐसे पत्रों में सुधाकर, बुद्धि प्रकाश, पाए में आजादी, लोकमित्र आदि थे। इनकी भाषा के उदाहरण भी उपलब्ध नहीं है। इसी अवधि में द्विभाषी पत्रों को विशेषकर हिंदी और उर्दू पत्रों की अधिकता देखने के लिए मिलती है, जिसमें मजहल, रूल, सरूर, सर्वहितकार, भारत, खंड मित्र, ज्ञान
पद्रियान पत्रिका, रतन प्रकाशन, विद्या विलास आदि जैसे द्विभाषी पत्र थे। समाचार सुधार वर्षन भी, जिसमें हिंदी का पहला दैनिक पत्र होने का गौरव प्राप्त है, एक द्विभाषी पत्र था जो हिंदी और बांग्ला में 1854 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। इससे हमें पता चलता है कि किस प्रकार द्विभाषी पत्र उस समय में निरंतर प्रकाशित हो रहे थे, पर इनमें कहीं ना कहीं नागरिक शब्दों का या हिंदी का या अन्य भाषा का कुछ अंश इस तरह से हिंदी में परिवर्तित करके प्रकाशित किया जा रहा था। उदाहरण के लिए सुधाकर 1850 में बंगाल और हिंदी में प्रकाशित होना शुरू हुआ था, पर 3 वर्ष बाद 1853 में वह केवल हिंदी में छपने लगा। सुधाकर के बारे में आचार्य शुक्ल ने भी लिखा है कि इस पत्र की भाषा कुछ सुधरी हुई तथा ठीक थी, पर यह पत्र कुछ दिन नहीं चला। पाए में आजादी पहला उर्दू में प्रकाशित होता था, पर बाद में हिंदी में निकलने लगा। इस प्रकार काफी ऐसे पत्र थे जो पहले अन्य भाषाओं में निकलते थे, पर बाद में पूर्ण रूप से हिंदी में स्वतंत्र रूप से प्रकाशित होने लगे। अजमेर से सोहनलाल के संपादक में पहले खैर खाहे खलाइक नामक पत्र निकला था, जिसे हिंदी रूप में जगलाब चिंतक चिंतक प्रकाशित हुआ। डॉक्टर रामरतन भटनागर के अनुसार 1857 के विरोध के बाद हिंदी पत्र उर्दू पत्रों में को दबाकर आगे बढ़ने लगे, और फिर भी इस अवधि का हिंदी गद्य शैली के विकास में हिंदी पत्रों के लिए योगदान नगण्य रहा। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि उस समय अरबी फारसी और उर्दू बोलने वाले लोग सरकारी महकमों में या उच्च स्थानों पर अवस्थित थे, जिसके कारण उन भाषाओं का या उन भाषाओं का प्रयोग किया जाता था पत्र निर्माण के लिए, ताकि सरकार उन पर प्रतिबंध न लगा सके। इस समय पता चलता है कि 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली की स्थिति क्या थी तथा किस प्रकार फोर्ट विलियम कॉलेज ने हिंदी और उर्दू के विकास में क्या प्रभाव डाला, या ट्रेस और ईसाई मिशनरियों के आगमन से खड़ी बोली पर क्या प्रभाव पड़ा, और 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली का विकास किस प्रकार आगे चलता रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अनसरकारी।